आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है, कोविड-19। कोरोना वायरस से वजह से लॉकडाउन है। 200 से ज़्यादा देशों में लॉकडाउन चल रहा है और भारत की स्थिति इसमें कैसी है? सिर्फ भारत की मेडिकल स्थिति नहीं, आरोग्यिक स्थिति नहीं, तो धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, इन सभी स्थितियों का हम आज विवेचन करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो लेखक है, इंटेलेक्चुअल है और नई दिशा देते रहते हैं देश को, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। देश में जो कुछ घट रहा है कोरोना के संदर्भ में, आपने देखा होगा कि लेबर की जो स्थिति है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कुछ कुछ लेबर 800 और 1000 किलोमीटर भी पैदल चले गए हैं और उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं। जिसके मन में आया उसने दो निवाले खिला दिया, पानी पिला दिया, कोई ऐसा सिस्टम नहीं देश में। लेकिन वही उसी जगह जब जो बड़े घर के लोग हैं, उसके स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वो जब बसों में बैठकर अपने घर में सुरक्षित पहुंच रहे हैं, तब इसी भारत में दो भारत हमें दिखाई देने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक तरफ बहुत गरीब लेबर है, रोज़मर्रा का काम करने वाले, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार की एक बड़ी घटना है कि एक विधायक जो है अपने लड़की को स्पेशल पास बनाकर घर में ला रहे हैं, जो पढ़ने के लिए बाहर गई है। यूपी से बसें भेजी जाती है योगी द्वारा, लेकिन गरीबों का कोई सूद लेने वाला इस देश में नहीं दिखता है। क्या आपको लगता है कि एक भारत में दो भारत दिखाई दे रहे हैं? प्रीतम जी, असंगठित क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, भारत का 40% लेबर फोर्स इसी में है और सिर्फ 2% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 100 में 2% सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 40% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और आज की तारीख में 4 से 5 करोड़ दुनिया के कई मुल्कों की आबादी नहीं है। ये इतनी बड़ी जनसंख्या आज बहुत मिजरेबल कंडीशन में पड़ी है। कुछ तो रस्तों में है, जिस ढंग के उनके चलने के और जिस ढंग के उसकी जो क्लिप्स और फोटो आ रहे, लेकिन जिन लोगों को निकलने नहीं दे रहे, सूरत, मुंबई, बांद्रा का परसों का ही हादसा आपने देख ही लिया है। ऐसे कुछ हब है जिन हबों में हजारों की, लाखों की संख्या में ये लोग अटके हुए हैं और कुछ कुछ तो दंगों पे उतारू हो गए हैं। क्योंकि पहला लॉकडाउन हुआ था 3 हफ्ते का, तो उन्होंने कैसे तो भी उसको बेयर कर लिया, लेकिन सेकंड लॉकडाउन के बाद में उनका पेशेंस ख़त्म हो गया। क्योंकि एक तो वो उगता भी गए थे, कहावत भी है, खाली मन शैतान का घर। काम रहा हाथ में, जो भी हो, मेहनत का काम हो, कष्ट का काम हो, बिजी है, काम भी कर रहा है और तो 2 पैसा भी मिल रहा है। लेकिन आज की तारीख में उसको गत 1 महीने से भी ऊपर हो गया, काम भी नहीं, कोई उसको एंगेजमेंट भी नहीं, खाली हाथ है, कमाई भी नहीं कर रहा है और अपने परिवार से दूर भी है। ये सब कारणों से आज एक भारत में एक ऐसा अजीबोगरीब भारत, जो भारत के हर कोने में, पंजाब में, कश्मीर में, मुझे अभी कश्मीर से बांदीपोरा से फ़ोन है प्रीतम जी। मैंने स्टूडियो में घुसते आपको बोला भी, 400 के आसपास बिहार, यूपी का लेबर वहाँ पूरा अटका हुआ है। तो भारत के कोने कोने में गया हुआ मजदूर जो है वो मैक्सिमम फंस गया है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही, फासला बहुत लंबा है और इसके बावजूद भी कुछ लोग 1000-1000, 500-500 किलोमीटर के फासले तय करके परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ। और सबसे पीड़ा की बात इसमें, कम से कम नोन आंकड़ा बता रहा हूँ 50 का, अननोन आंकड़ा मरने वालों का कितना है वो अब बाहर बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो आंकड़े थोड़े बहुत पता चल रहे, वो 50 के ऊपर लोग सिर्फ इसी आपाधापी में मर गए हैं। ये स्वतंत्र भारत के लिए लज्जास्पद स्थिति है। हम वी द पीपल बोलने वाले, कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हमारे देश के लोग, और आज हमारी अपनी यहाँ की इस ढंग की स्थिति जो है, तो बहुत भयावह स्थिति है। और ये आंकड़े अभी तो कोरोना के कारण जो भी आवागमन और बहुत सारी चीज़ों का बैन किया हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे पता चलेगा तो एक नया चित्र आने वाला है कि कोरोना के बाद का भारत का जो चित्र रहेगा। और इसमें एक षड्यंत्र ये है प्रीतम जी कि ये लेबर उन प्रदेशों में अटके हुए जानबूझ के अटका के रखे हैं। जैसा बॉन्डेड लेबर
बिल्कुल। एक ज़माना था कि पहले वो लेबर को बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूरी जो कानून करके ख़त्म करने की बात करते, लेकिन ये इनडायरेक्टली बंधुआ मजदूरी का लक्षण है, क्योंकि इनको न जाने देने के पीछे, क्योंकि आपने ही कहा कि कुछ बसें कुछ रसूखदार लोग अपने बच्चों के लिए भेज दे रहे या ले जा रहे। बिल्कुल, सबसे पहले तो गुजरात सरकार ने उत्तराखंड और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में उनके कुछ हजार तीर्थयात्री गुजराती अटके हुए थे, तो उनको एसी बसें भेज के उनको वहाँ लिफ्ट से किया निकाला। गया। मरकज़ की भी पहले, बिल्कुल। दिल्ली का जो निज़ामुद्दीन का मरकज़ का हादसा, ये उसके पहले की बातें बोल रहा मैं। और अभी जो आप बता रहे हैं बच्चों की बात, कोटा से लेके दुनिया भर के अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ अटके हुए बच्चे हैं, उनको निकालने का भी काम कर रहे। कहाँ का विदेश के बच्चों को भी स्पेशल प्लेन भेज के बुलाया गया है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ठप किया गया है। जो रिसोर्सेस वाले लोग हैं, जिनकी अपनी पहुंच है, तो वैसे तो काफ़ी कुछ हादसे भी है कि जो किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी आवागमन ठप नहीं है। लेकिन ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनका कोई वाली नहीं है, ऐसे लोगों का न कोई प्रॉपर यूनियन भी है, न कोई उनकी मांगे उस ढंग से ही की जाती, तो इनको अटकाने के पीछे का एक षड्यंत्र ये भी है कि ये अगर चले गए तो बाद में हो सकता कि दोबारा वापस ना आए, या आने में दिक्कत हो, या फिर जो मजदूरी का जो दर है वो हो सकता बाद में बढ़ा के मांगेंगे। तो इस कारण अभी उनको एक तरह से बंदी बनाया जा रहा है। इसमें खाली आवागमन का मामला नहीं है। इसको चाहते तो एक हाथ 2 4 10 ट्रेनें शुरू करा के यहाँ से वहाँ पहुँचा दे सकते थे, लिफ्ट किया जा सकता था। पहले ही शुरुआत में। लेकिन ये एक तरह की साजिश भी है कि इन मजदूरों को छोड़ना नहीं है, अटका के रखना है, ताकि दोबारा अभी जो भी अभी जैसे पार्शल शुरू किया ना अभी सोमवार से 20 तारीख से ग्रीन और क्या ऑरेंज और क्या क्या जोन कर करके, तो इस कारण। और अभी दुख की बात यह है कि तथाकथित ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों को डायरेक्ट नौकरियां देने का काम लगभग समाप्त हो गया है। अब जो भी काम चल रहे हैं भारत के सभी प्रतिष्ठानों में, वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। अभी डायरेक्ट मजदूर एक रिक्रूट करना या अपॉइंटमेंट करना वाला सिलसिला भारत का लगभग ठप हो चुका है। बहुत कम ऐसे महकमे होंगे जहाँ पर नौकरियाँ रेगुलर दी जा रही। तो हमारा 90% से ऊपर लेबर फोर्स जो है या कर्मचारी का जो पूरा अभी मामला है देश का, वो असंगठित वाला है। और वो जो अभी इस ढंग से अटक के जगह जगह पड़ा हुआ है। सूरत का जो चित्र है, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तुरंत लिखा कि अगर कोरोना से बचाने के प्रिकॉशन के नाम पे अगर इन लोगों को आप कोई साधन प्रवास की इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन जिन जगहों पे इनको रखा हुआ है वो इतने अनहाइजीनिक है, उसी से कोरोना जैसे या और भी कोई महामारी की संभावना है, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रखे हुए हैं। वो कोई प्रॉपर उनका केयर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि करेंगे भी कैसे, क्योंकि इनके जो किराएदार, जिनके ये किराएदार थे, ये किराया नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्होंने इनको निकाल दिया। तो ये सब लोग आ गए बाहर। तो ये अभी जिन अलग अलग सो कॉल्ड शेल्टर की जगह पे रखे हुए हैं, वो बहुत अनहाइजीनिक अमानवीय ढंग के है। और ऐसी जगहों पे ये मज़दूरों को रखा जा रहा है। खाना भी बहुत सब स्टैंडर्ड है। कई जगह तो खाना फेंकने की घटनाएं आ रही है, क्योंकि वो उगता गया है, एक ही टाइप का खाना उनको दिया जा रहा है। तो इस कारण असंगठित क्षेत्र का मजदूर जो देश भर में अटक गया है, और जो मजदूर निकला हिम्मत करके, जिनको चलने की आदत है, वैसे भी मेहनती लोग हैं, चलते तो है ही बेचारे, तो उसमें यूपी प्रदेश के चलने के जो सीन है वो बहुत भयानक है। मेंढक बना के उनको सामान के साथ में कूद लगाने की यूपी पुलिस की करतूत देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने लिखा कि आदित्यनाथ, कुछ तो लिहाज करो कि इस ढंग से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक तो आपने पहुंचाने का इंतज़ाम करना चाहिए, और आप नहीं कर पा रहे, और वो अगर अपने पाँव से खुद अपने बोझ सर पे लेके चले जा रहे, तो उनको आपकी पुलिस जगह जगह जिस ढंग से तंग कर रही है, और इसी पूरे आपाधापी में 50 से ऊपर लोग मर गए हैं। ये रफ आंकड़ा बता रहा हूँ, संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये कोरोना की मार झेलने वाले डायरेक्ट असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो हाल है, और इनके कोई वाली भी नहीं है, इनकी कोई यूनियन भी नहीं है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट लोग इनके लिए थोड़ा थोड़ा लिखा पढ़ी कर रहे हैं,
हमने राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को हृदय है क्या, इस बारे में मैं थोड़ा साशंकित हो गया हूँ। नहीं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। हम अभी तो आते हैं कोरोना संक्रमण का जो काल है, और इसमें सबसे बड़ी जो दवा है वो है मानवता, कि एक मानव दूसरे मानव के प्रति मानवता दिखाए, मदद करे। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में सारा विश्व कोरोना के चलते इतना परेशान है, लेकिन भारत में ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। आज भी भारत में इस कोरोना को लेकर भी धर्मवाद की एक अलग श्रृंखला चल रही है। कोरोना की आड़ में दुर्दैव से भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करके ही सत्ता में आई है। उसका नाम लालू प्रसाद यादव जैसे राजनेता ने भारत जलाओ पार्टी भी रखा हुआ है। तो उस पार्टी की सरकार केंद्र में होने के कारण कोरोना के आड़ में उन्होंने अभी तक ऐसे कई महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स को कम्युनल कलर देने की जो कोशिश की, ये बहुत घृणास्पद राजनीति है। मराठी में कहावत है, वो जो मुर्दा होता है उसके सर पे तालू पे मक्खन लगाते हैं जलाने के पहले। तो ये उस तालू को मक्खन खाने वाली मानसिकता का लक्षण है। आपकी अपनी टुच्ची राजनीति के लिए आप कोरोना में भी मरकज़ का इंसिडेंस देख लीजिए। उस मरकज़ में ये लॉकडाउन के पहले से कुछ ही कार्यक्रम के कारण वो लोग अटके हुए थे। उसमें से कुछ लोग लॉकडाउन के पहले निकल भी गए थे, लेकिन 1000-1500 लोग अटक गए थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं निज़ामुद्दीन का वो इलाका देख चुका हूँ, क्योंकि गालिब इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, वहाँ मेरा एक कार्यक्रम हुआ है। तो ये जो हेडक्वार्टर है जमाते तबलीगी जमात का, ये अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है। तो ये हेडक्वार्टर भी मैं देख चुका हूँ। तो यहाँ एट ए टाइम हज़ारों लोग ठहर सकते हैं, ऐसा ये विशालकाय बिल्डिंग है, बहुमंजिला, और ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। तो और उनके 1 साल के कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत इनका मार्च महीने के 1 तारीख से जो भी कोई इनका रहा होगा कार्यक्रम, उसमें 2-2.5-3 हज़ार लोग आए हुए थे। उसमें से 1-1.5 हज़ार या 2 हज़ार लोग ये निकाल भी चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1000 या 1.5 हज़ार लोग अटक गए थे। और निज़ामुद्दीन के इस मरकज़ की दीवार और निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन की दीवार एक ही है, बिल्कुल ये अगल बगल में खड़े हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 110 या 15 मुल्कों में फैला रहने वाला संगठन, उसको निगरानी करने के लिए उस दिल्ली पुलिस स्टेशन की कोई तो व्यवस्था होगी। मरकज़ ने क्या किया वो तो मैं बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं पुलिस के खुद के अपने मॉनिटरिंग का जो थोड़ा बहुत मुझे अध्ययन है, ये पुलिस का ड्यूटी का पार्ट है। उनका अपना एक बिट होता है, मरकज़, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस, XYZ। तो मरकज़ के लिए भी स्पेशल बीट होगा, बिट है, बिल्कुल है। मैं सार्वजनिक जीवन में 50 साल से हूँ, मुझे मालूम है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निगरानी करने के लिए दिल्ली पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं है, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस की जो करतूत है इसका मैं थोड़ा सा विस्तार करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस का रोल भी क्या है। और दिल्ली पुलिस का रोल तो नागरिकता के आंदोलन के समय से लेके, जामिया से लेके, JNU से लेके वो सब तो पूरा कभी हमने आपके सामने कहा भी है। लेकिन इस केस में दिल्ली पुलिस की जो कोताही है वो कितनी हैरानी करने वाली बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जिस मरकज़ का निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन से इतना नज़दीकी संबंध और वो मरकज़ के इतने भीड़ वहाँ पर है, ये दिल्ली पुलिस को मालूम नहीं, ये मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं। और दिल्ली पुलिस को फ्रॉम फर्स्ट डे ये मरकज़ बार बार जाके गुजारिश कर रहा है कि आप हमको सिर्फ कर्फ्यू पासेस इशू करो, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास सब व्यवस्था है, आप सिर्फ हमको पासेस दो, ताकि हमारे लोग, हम जो भी अलग अलग जगह के अटके हुए हैं उनको पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, आपको वो भी नहीं करना है, लेकिन आप सिर्फ हमको इजाज़त दो। इस बात को दिल्ली पुलिस टाल मटोल करते रही। मैं इसमें सीधा आवाज़ इंडिया के माध्यम से आरोप कर रहा हूँ
कि ये एक सोची समझी साजिश है। दिल्ली हमारी राजधानी है, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट जाते रहते हैं। वहाँ पर ये जो हेडक्वार्टर है ये अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, जिस हेडक्वार्टर में पूरे विश्व भर से जो लोग आने जाने वाले हैं उनमें दिल्ली का गृह मंत्रालय से लेके हमारा दिल्ली पुलिस से लेके हमारा आईबी से लेके हमारा रॉ से लेके हर एक की जिम्मेदारी है इसका मॉनिटरिंग करना और इसको देखना। और ये सब व्यवस्थाएं रहने के बावजूद ये जो दावा कर रहे हैं कि ये छुपा के रखे या ऐसा करके रखा, और वो मरकज़ वो तबलीग जमात उसके पदाधिकारी उस दिल्ली पुलिस को, उस पुलिस स्टेशन को बार बार गुजारिश कर रही, और वो दिल्ली पुलिस स्टेशन के जो वीडियो क्लिपिंग्स आपने भी देखे होंगे वो हैरानी करने वाले। वो दिल्ली पुलिस वाला ऑफिसर जो है उस निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन का, वो उनको बोलने नहीं दे रहा है। वो जब भी उनको वो बोल रहा है कि आप फलाने एसडीओ से बात करो, ढिमके से बात करो, इस ढंग से ये एक की जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर सौंपी जा रही। और बाद में अजीत डोभाल जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार, जो कभी आईबी का चीफ रह चुका है, भारत का सर्वोच्च पद पर का रहा हुआ आदमी, और आज वो सुरक्षा सलाहकार है, उसको खुद को मरकज चल के जाना पड़ रहा है। ये बात क्या सोचने की वाली बात नहीं है? ये क्या मामला है? मैं तो आवाज़ इंडिया के माध्यम से मांग करूँगा, मरकज़ की बात को जानबूझकर सोची समझी साजिश बना के, और कुछ चैनल जिसको मैं गोदी मीडिया बोलते रहता हूँ, उन चैनलों ने इसमें हवा भरने का काम करके इसको जो फैलाया है। और अभी मैं आपको ताज़ा बता देता हूँ, कल ही मेरे पास में 45 लोगों की लिस्ट आई है। उसी मरकज़ के कोरोना से अच्छे होने वाले मरीजों ने 45 लोगों ने ऑफ़र किया है अपना ब्लड डोनेट करने का, क्योंकि प्लाज्मा वाली जो ट्रीटमेंट की जो थ्योरी है बिल्कुल उसमें कोई आसानी से अपना ब्लड नहीं देता है। लेकिन वो 45 लोग मरकज़ के बोल रहा हूँ मैं, तबलीगी जमात के लोगों ने ऑफिशियली लिस्ट बना के दी है कि आप हमारा रक्त ले लीजिए कोरोना की, और कोरोना फैलाना कोरोना फैलाना कोरोना फैलाना ये करके जो बात पूरी फैलाई गई है। और उसी समय कर्नाटक के एक रथ यात्रा का दृश्य है। बिल्कुल जब ये हादसा वहाँ हो रहा था, उस समय कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा किसी एक विधायक के बेटे की या बेटी की शादी में गए थे। 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ में उस शादी के जश्न में ये शामिल थे, उसके फोटो है। उसी कर्नाटक में एक कोई लिंगायत पंथ का कोई त्यौहार है अभी, उसमें हजारों की संख्या में लोग। और क्लाइमैक्स की बात यह है प्रीतम जी, जब पुलिस वहाँ गई तो पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस को वहाँ से भाग जाना पड़ा है। ये चीज़ों को आप क्या कलर देंगे? कोरोना के बारे में मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड का आदमी होने के नाते मैं बहुत चिंतित हूँ। ये विश्व में एक नया संकट मेरे जन्म के बाद में मैं पहली बार देख रहा हूँ। 1906 में 1918 में जो महामारी आई थी, प्लेग और क्या क्या नाम से, वो खाली हम सुनते पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अपने जीवित काल में तो इस ढंग का संकट का सामना मैं पहली बार देख रहा हूँ, जो विश्व के लगभग पूरे विश्व चपेट में आ चुका है उसके, जिसमें भारत भी एक है। इसलिए एक मेडिकल स्टूडेंट के नाते मैं खुद बहुत संवेदनशील हूँ कोरोना के बीमारी की इन्फेक्शन को लेके। इसीलिए मैं भी ये मुंह पे इतना बड़ा गमछा बांध के, प्रधानमंत्री जी ने ये दिया ना फंडा, लोग आरोप करते कि आप प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। ये देखिए, हम प्रधानमंत्री की नकल करके आपके स्टूडियो में आए हैं, उन्हीं के जैसा गमछा खादी का हम बांध के बात कर रहे हैं। तो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के आड़ में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जो कोशिश की जा रही है भारत भर में, ये घृणित है। इसका मैं आज आवाज़ इंडिया के बहाने, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन के बाद में आज पहली बार बाहर आपके कारण आया हूँ, स्पेशल आपने परमिशन ली मेरे लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन कोरोना की आड़ में और भारत सरकार ने अधिकृत रूप से, पर्टिकुलरली मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम लूँगा, मैं अमित शाह का नाम लूँगा, जिनका काम है इस देश की कानून व्यवस्था संभालने का। दिन भर में दुनिया भर के बोलने के लिए उनको फुर्सत मिल रही है,
रेडियो से लेकर टेलीविज़न से लेकर हर बात पे छोटी मोटी सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री हाजिर खुद आ रहे हैं। हर बात के लिए। लेकिन ये जो कम्युनल पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कोई मुंह खोला हो, गृह मंत्री ने कोई बात की होगी। तो मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से आरोप करूंगा कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट शामिल है। संघ परिवार को लग रहा है कि जानबूझकर ये सब चीज़ों को भी क्यों ना हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पार्टी का, इस परिवार का राजकीय दिवालेपन का ये लक्षण है कि कोरोना जैसी महामारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी चल रही है और भारत में कोरोना से लड़ने की जगह पर हर बात में उसको कम्युनल कलर देने वाली जो घटनाएं सामने आ रही है लगातार। बांद्रा का पहला लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने के बाद में दूसरा लॉकडाउन शुरू होने के बीच में लोगों को कोई अफवाह फैला दी, शायद किसी व्हाट्सएप में या किसी में से गया होगा, उस पर कार्रवाई भी करने की मैं मांग कर रहा हूँ आपके बहाने। तो ऐसे कई मजदूर अटके हुए बम्बई में के बांद्रा टर्मिनल पे दौड़ पड़े। लेकिन रजत शर्मा जैसा आदमी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ये एक टीवी का अभी मालिक बन गया है, इंडिया नाम का टीवी का वो आज मालिक है। आप आवाज़ इंडिया के है, वो खाली इंडिया नाम का टीवी वो चलाता है। और रजत शर्मा को शर्म आनी चाहिए, नाम में शर्मा है, कि रजत शर्मा ने आनंद फानंद में जो ट्वीट कर दिया है, वो बाद में उसने पीछे लिया, वो बात अलग है। लेकिन रजत शर्मा एक जिम्मेदार सीनियर मोस्ट एंकरों में से एक एंकर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में का, और वो आदमी बांद्रा की बात को मुसलमानों की मस्जिद की बात के रूप में फैलाकर उसने जिस ढंग से गैर जिम्मेदाराना काम किया, तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही एक सीनियर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंकर का मैं तहे दिल से मैं निषेध कर रहा हूँ, क्योंकि रजत शर्मा को शोभा नहीं देता है कि बांद्रा की घटना के बारे में रजत शर्मा चाहता तो इमीडिएट अपने मुंबई के प्रतिनिधि से इस बात का वेरिफिकेशन करके तुरंत भले स्टेटमेंट दे, अच्छी बात है, किसी बात को लेकर स्टेटमेंट देने की अगर इतनी आपको जल्दी पड़ी है तो उसका थोड़ा वेरिफिकेशन करके करना चाहिए था ना। और रजत शर्मा संघ परिवार के आदमी हैं, भारतीय विद्यार्थी परिषद का बाय प्रोडक्ट है, तो रजत शर्मा को तो 50 कॉन्टैक्ट्स थे वेरीफाई करने के मुंबई से कि भाई असल मसला क्या है। लेकिन मैं आरोप करूंगा कि यह हर बात को कोरोना की आड़ में बांद्रा की घटना हो या मरकज़ की घटना हो, और अभी ताजी पालघर की घटना पे हम जिसको आज एक हफ्ता भी नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को ये तुरंत कैश करते हैं। मैं सबसे पहले तो पालघर के मरे हुए तीनों लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद बात है, साधु हो, सन्यासी हो, मौलाना हो, क्रिश्चियन फादर हो, पादरी हो, कोई मोंक हो, कोई भी हो, कोई कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो, कोई सोशलिस्ट हो, कोई कांग्रेस हो, कोई बीजेपी का हो, कोई आरएसएस का हो, कोई अम्बेडकराइट हो, किसी भी तंजीम का, किसी भी तरह का सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर तरह के, हर पंथ के लोगों को अपनी बातें बोलने का, घूमने का अधिकार है। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना का जो अध्ययन मैंने किया, क्योंकि पालघर आज अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं पालघर ज़िले का मेहमान था। डहाणू में मेरा व्याख्यान था, किसी एक लोकल वहाँ की कोई संस्था है, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो इस कारण मैंने उन्हीं से कंफर्म किया, इसलिए मैं वो कंफर्म करके आपसे बात कर रहा हूँ और पूरी मैंने जानकारी ली। तो सबसे पहली बात तो ये, कांदीवली के उस अखाड़े के संत लोग, सूरत में किसी की डेथ होगी, उसके अंत यात्रा में जा रहे थे, लेकिन इन्होंने बगैर परमिशन से निकलने की कोशिश क्यों की, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अगर इनको इस ढंग से जाना ही था, क्योंकि जब आदित्यनाथ, वो भी एक अखाड़े के, शायद उसी अखाड़े के प्रमुख है, उन्होंने खुद अपने पिताजी के अंत यात्रा में न जाने की मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, मैं आदित्यनाथ जी का क्रिटिक हूँ, आदित्यनाथ जी की राजनीति बहुत गलत राजनीति वो करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने पिताजी के अंत्येष्टि में न जाने की बात की मैं उनको अप्रिशिएट करने की बात कर रहा हूँ मैं। और ये अभी ताज़ी घटना है, ये हफ्ते भर इसी दरमियान की बात है, ऐसा भी नहीं कि कोई पुरानी बात है। तो वही आदित्यनाथ जी के वो शायद आदित्यनाथ, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ पंथ का ही अखाड़ा है। ये कांदीवली के अखाड़े के लोग एक मारुति ग्रुप की कोई किराए की गाड़ी लेकर निकले, और बंदी होने के बावजूद ये क्यों निकले, एक ये सवाल मुझे पहली बात आपके बहाने, आपके माध्यम से मैं उठाना चाहता हूँ।
बंदी होने के बावजूद ये 100 किलोमीटर कहीं से चल के गए। फिर इसके बाद में इनको गुजरात बॉर्डर सील करने के कारण इनको वहाँ से वापस आना पड़ा। तो वापस तो बम्बई आना था ना, तो ये वापस नहीं आए, ये उस टहाणु तलासरी ठाणे जिले के जंगल, बिरान जंगल में कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के वापस गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और उसी क्षेत्र में गत कुछ दिनों से बच्चों को किडनैप करने की बात या किडनी या अपने अवयव ट्रांसप्लांट करने की अफवाहों का माहौल गर्म था, या चोरी डकैती का भी कई तरह के अफवाहें गाँव में फैलाई जाती है, या वो भी पॉलिटिक्स हो सकता है। तो ये फैलाया गया जो पूरा वो इलाका है, उस इलाके में रात के अंधेरे में ये गाड़ी को जब शायद देखा लोगों ने तो रोका इसको। अच्छा, इसमें उस पुलिस स्टेशन ने, कासा नाम का वो पुलिस स्टेशन है, कासा KACA, कासा पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की, उनको सुरक्षा में ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको पुलिसों से ज़बरदस्ती ले लिया। ये भी बहुत संगीन बात है, ये भी बहुत सीरियस है। मैं आवाज़ इंडिया के बहाने मैं ये आरोप करना चाह रहा हूँ कि ये होने कैसे दिया है। ये चीज़ करने के पीछे की पूरी, मैं आवाज़ इंडिया के बहाने पालघर की घटना की निष्पक्ष रूप से बिल्कुल सही दूध का दूध पानी का पानी होने की जांच की मांग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक मामला ये इन्वॉल्व है कि ये महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश की ट्रायंगल के बॉर्डर का मामला है। बिल्कुल। और इसमें मुझे एक स्मेल इस बहाने ये आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की बात को बतड़ंग बना के, वैसे भी नॉन BJP सरकारों को तंग करने के मौके उन्होंने, इसीलिए इतना लंबा कोरोना का मामला जो खींचा इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने से लेके राजस्थान तक कोशिश करने वाली बातें, और महाराष्ट्र की भी उनकी कई कोशिशें अभी भी चल रही है। अभी भी उद्धव ठाकरे जी का नॉमिनेशन को राज्यपाल ने ओके नहीं किया है। लेकिन मैं पालघर की घटना को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। ये महाराष्ट्र सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की नाकामयाबी का मामला बना के शायद राज्यपाल या राष्ट्रपति को सलाह देकर मंत्रिमंडल को महाराष्ट्र सरकार को डिस्क्वालीफाई करने का भी मामला हो सकता है, ऐसा मेरा अपना एनालिसिस है। बिल्कुल सही बात है। आप जो बोल रहे हैं कि जो भी नॉन BJP गवर्नमेंट है, उनको इस कोरोना संक्रमण के काल में केंद्र से जो सहायता चाहिए थी, हमारे महाराष्ट्र में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लेटर लिखते हैं कि हमारा जो GST आउटस्टैंडिंग है वो वापस किया जाए, वो वापस नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट पे लेना चाहूँगा आपको कि इस कोरोना के संक्रमण के चलते जो महिमा मंडन चल रहा है कि मोदी जी है इसलिए ये हम लॉकडाउन कर पाए, इसलिए हमारे देश में केसेस कम है, मोदी जी है इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि हम लोग कंट्रोल में हैं। नहीं तो देखिए ईरान का क्या हाल हुआ, देखिए इटली का क्या हाल हुआ, अमेरिका में क्या हाल हो रहा है, और मोदी जी है इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन हम जब देखते हैं कि हेल्थ जो पूरा हमारा बजट है उसका 1% भी हम हेल्थ के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं उल्टा आरोप करूँगा, नरेंद्र मोदी जी भारत के कोरोना संकट के लिए भी एक जिम्मेदार तत्व है। बिल्कुल। क्योंकि दिसंबर के अंत में चीन में ये दस्तक दे रहा था, ये पूरी दुनिया देख रही थी जी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने अनदेखा किया है। उसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत लाने की चेष्टा उन्होंने जो की है, और मोटेरा स्टेडियम में उन्होंने जो लाखों लोगों को इकट्ठा करके जो एक तमाशा दिखाया है, ये कोरोना का संकट आ चुका था। मैं इस बहाने ये भी आरोप करूंगा कि कोरोना का पूरा बादल मंडराते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को भारत में आने देने की एक तो बात, और उसके बाद में वो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का जो प्रधानमंत्री लाया 26 जनवरी को परेड के लिए, राहुल गांधी अपोजिशन के नेता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के बाद में अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो उन्हीं का क्रम आता है। वो चेतावनी दे रहे हैं कोरोना के बारे में, और हर्षवर्धन नाम के जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री है, ये कभी दिल्ली प्रदेश के भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, शायद साहिब सिंह वर्मा के मंत्रिमंडल में या सुषमा स्वराज के। तो उस समय इन्होंने
पोलियो ट्रिपल वैक्सीन का बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये खुद पेशेवर डॉक्टर रहे हैं और मैं इसलिए उनको थोड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, भले वो बीजेपी के क्यों ना हो। लेकिन वर्तमान समय में उन्होंने राहुल गांधी को जिस ढंग से उन्होंने उसके ऊपर जो आपत्ति ली कि गांधी परिवार, खाली राहुल गांधी नहीं बोला उन्होंने, गांधी परिवार भारत को पैनिक करने की कोशिश न करे, भारत को घबराने की कोशिश न करे, भारत में अफवाह फैलाने की कोशिश न करे, इस ढंग का इन्होंने लिखित में जवाब दिया है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। वही हर्षवर्धन अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भारत पहला मुल्क है जिसने कोरोना के बारे में फलाना किया, ढिमका किया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये 2 महीना पहले आगाह करने वाले लोगों को इग्नोर करके कई सारी चीज़ें इन्होंने कर ली। उस दरमियान इतना बड़ा इवेंट कर लिया, यहाँ तक कि दिल्ली का दंगा भी मैं एक तरह से स्पॉन्सर्ड दंगा कहूँगा, क्योंकि राजधानी जैसे शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजनेता आता है, एक तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़े उसको दादा कहा तो भी चलेगा, उसकी मौजूदगी में दिल्ली में वो एक तरफ आता और उसी दिल्ली के दूसरी तरफ में यमुना पार ये सब मामला होता है। ये क्या है? इतनी तो हमारी आईबी, इतनी तो हमारी रॉ, इतनी तो हमारी सीआईडी सीबीआई लचर नहीं है कि इसको ये मालूम नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब मामले जो है प्रीतम जी, मैं आवाज़ इंडिया के बहाने कोरोना लॉकडाउन के बीच में पहली बार मैं बाहर आया हूँ, इसलिए मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। ये बहुत संगीन चीज़ें हैं। दिल्ली दंगे वाली बात से लेके, डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से लेके, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का पूरा मामला करने से लेके, और अभी भी उद्धव ठाकरे जी का नॉमिनेशन को जिस ढंग से इन्होंने पेंडिंग बना के रखा हुआ है, हालांकि वो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। मंत्रिमंडल दोबारा अगर उसको रिकमेंड कर दे तो किसी भी गवर्नर की वो अधिकार में नहीं आता है कि वो उसको ना बोल सके, क्योंकि मंत्रिमंडल दूसरी बार जब रिकमेंड करता है तो उस बात को कोई राज्यपाल का वो है नहीं है। मेरी पूरी ये मुझे डाउट आ रहा है कि वो जानबूझ के इस चीज़ को प्रलंबित कर रहे हैं। लेकिन उस तुलना में जो भी संसाधन महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं, वैसे जीएसटी का शेयर महाराष्ट्र को क्या, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स की एक पूरी लिस्ट है मेरे पास में, जिसमें ऐसे कई सेंट्रल के जो कर जो है, आजकल तो जीएसटी एक सिंगल कर दिया गया है टैक्स, वो नहीं दिया जा रहा है। और उसके बावजूद सो कॉल्ड टीम उन राज्यों में भेज के, उन राज्यों में कोरोना का क्या चल रहा क्या नहीं, मेरा सीधा इसमें एक आरोप है, ये बहाना है। ये उन राज्यों को आप कोरोना के बारे में कोताही बरत रहे, आप कोरोना, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी के बारे में वहाँ के जो धनखड़ नाम के जो गवर्नर है वो आए दिन, और वहाँ के बीजेपी के जो घोष नाम के दिलीप घोष अध्यक्ष है, ये बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं कि ममता बनर्जी मान नहीं रही, ममता बनर्जी वायलेशन कर रही, ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी को खुद मैंने रास्ते पे झाड़ू लेते हुए और लोगों के साथ में कई काम करते हुए देखा है। शायद भारत की पहली मुख्यमंत्री है जो कोरोना की लड़ाई में रास्ते पे आके अपनी खुद उसमें शिरकत कर रही है, खुद उसमें वो अपना कोरोना को चेक करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन वो उनकी आँख की किरकिरी बन गई है, क्योंकि भारत में ऐसे कई चंद लोग हैं जो बीजेपी के विरोधक है। ममता बनर्जी उसमें का बहुत बड़ा नाम है। और इसलिए ममता बनर्जी को कुछ भी करके डिस्क्वालीफाई करने के बहाने ढूंढने में, और इसलिए अभी जो टीम सो कॉल्ड गई हुई है, वो टीम दार्जिलिंग या उत्तर बंगाल जिसको बोलते हैं, नॉर्थ बंगाल, ये बार बार आरोप कर रहे हैं कि उनको कोऑपरेशन नहीं कर रहे और क्या नहीं कर रहे वगैरह। पहली बात तो राज्यों के भी खुद के अपने अधिकार होते हैं, और ये बहुत पुराना मामला है प्रीतम जी। सरकार या कमीशन का हवाला दे दे के ज्योति बसु, करुणानिधि और भी कई विरोधी मुख्यमंत्रियों का ये बहुत सेंट्रल और राज्यों का झगड़ों का बहुत पुराना मामला है। और इस कारण सरकार या कमीशन बनाना पड़ा था। उसने कुछ रिकमेंडेशन भी किए थे, और बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान का जो पूरा हमारा प्रारूप है, ये उसमें का भी ब्लंट वायलेशन है, क्योंकि राज्य स्वतंत्र राज्य है, उनके अपने कुछ अधिकार है। ठीक है, संरक्षण कुछ और चीज़ें हमारे सेंट्रल के अंडर में आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो राज्यों के अंदर में आते हैं। ये एक तरह का हस्तक्षेप भी है, एक तरह का इंटरफेरेंस है। अगर वो राज्यों ने खुद डिमांड की आपको मदद करने की या आपकी टीम भेजने की तो बात अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती इस ढंग से, तो मेरा तो आवाज़ इंडिया के बहाने ये भी कहना है कि ये जो कोरोना का
इंस्पेक्शन करने के नाम पे जो टीमें भेजी जा रही है, इसमें एक मुझे डाउट ये भी आ रहा है कि ये शायद कोरोना की आड़ में जो भी नॉन बीजेपी सरकार है उनको निकालने का, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद तो अपने को एक खुदा, एक खुद बहुत बड़ा एक ऐसा महानायक के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे। शायद ही कोई घोषणा, कोई छोटी मोटी बात किसी और के मुंह से मैं सुन रहा हूँ। हर चीज़ में नरेंद्र मोदी, और फोड़पन की भी हद होती है। पहले लॉकडाउन के समय में उन्होंने वो जो थाली और ताली बजाने का मामला किया, प्रीतम जी मुझे घर से बाहर आना पड़ा। मैं घर में बैठा हुआ आदमी, शाम के 5 बजे मैं शाम की चाय पी रहा, अचानक मेरे गली में ढोल नगाड़े शंख बड़े बड़े जोर जोर से, तो मैं तो घबरा के बाहर आ गया। मैंने कहा क्या चल रहा है ये अचानक, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन का मामला था और ये अचानक क्या हो गया। बीजेपी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और क्लाइमैक्स ये प्रीतम जी पटाखे भी फोड़े गए। यानी एक तरफ लॉकडाउन की बात कर रहे, एक तरफ कर्फ्यू की बात कर रहे, एक तरफ दुनिया भर के नियम कानून की बात कर रहे, और उस दिन ऐसी की तैसी की गई है। अच्छा वो दिन तो वो दिन, उसके बाद में फिर एक फंडा निकाला दिया जलाने वाला। प्रीतम जी मैं मेडिकल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, थाली बजाना या ताली बजाना या दिया लगाना, और अभी हमारी मोहतरमा सुमित्रा महाजन जी, मूल तो महाराष्ट्रियन है, अभी अभी तक पिछले मंत्रिमंडल के समय वह हमारे देश की पार्लियामेंट की अध्यक्षा रही है। कितनी दुख की बात है, आज हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और सुमित्रा महाजन जी बोल रही है महामृत्युंजय जप करो सब कुछ हल हो जाएगा। ये कई तरह के बाबा गिरे हुए कपड़े पहने हुए टीवी में मैं देख रहा हूँ, वो अचानक आ रहे हैं और वो भी दावा कर रहे हैं। ये इसी देश में संभव है, ये दुनिया के कई देशों में ये लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, अपने ढंग से उसका फेस कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिक मुल्क है। फिर तो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस रिसर्च को ताला लगा दो, फिर तो एम्स को बंद कर दो, फिर तो जितने भी हमारी साइंटिफिक इकाइयाँ बनाई गई है वो सबको ख़त्म करके आप बस इन्हीं चीज़ों पे चलते रहो। कोई बोलता पेशाब पियो, कोई बोलता फलाना मंत्र पढ़ो, कोई बोलता ढिमका करो। ये सब चीज़ें कर करके इलाज होने की बात थी, तो चाइना से आपको इतनी बोगस किट्स मंगाने की ज़रूरत क्या थी। आपके पास में खुद को मृत्युंजय मंत्र का इतना बड़ा जखीरा है, आपके पास में इतने दुनिया भर के गायों के पेशाब है, उनके गोबर है, बहुत कुछ है ना आपके पास में, क्योंकि आपने तो 6 साल में गाय को लेके बहुत बड़ा राजनीति किया है, लाखों करोड़ों गायों को आपने बहुत बड़ा दे दिया है। तो इसी मुल्क में कोरोना जैसी महामारी को साइंटिफिक ढंग से उसको काउंटर करने की जगह पे, और वो भी बोलने वाले कोई आयरे गहरे लोग नहीं है। मैं साधारण लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता, मैं इग्नोर करते रहता हूँ, हंस देता हूँ। लेकिन हमारे लोकसभा के स्पीकर रही हुई व्यक्ति, कुछ हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, कुछ मंत्री पदों पे बैठे हुए लोग, जब वो अपने मुंह से इस ढंग से जुमले और इस ढंग से बातें कर रहे हैं, तो ये कैसा देश है। और 21वीं सदी में महागुरु बनने की बात करने वाले इस देश में इस ढंग की उल्टी सुल्टी बातें चल रही है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत को 3-4 महीना पहले आगाह कर चुका था और भारत ने इग्नोर किया है। मैं डॉक्टर हूँ प्रीतम जी, मैं भारत सरकार पे इस बहाने आरोप कर रहा हूँ, WHO की सलाह को इग्नोर करने का, दुस्साहस करने का खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं और आने वाले काल में भुगतने वाले हैं। आज ये जो नौबत आई है, उस समय जो विदेश से आने वाले जो भी 50,000 या लाख सवा लाख जो भी आंकड़ा था, वो उतना ही अगर स्क्रीन कर लिया होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने पहले से ही ये सतर्कता बरती है और स्क्रीनिंग करके ही विदेशों से लोगों को लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया, मेरा सीधा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी महीने के अंतिम इसमें आए हैं और फरवरी तक कोरोना दस्तक दे चुका था। आज हम 1 महीना पहले की बात कर रहे हैं, यही डेट्स है। 23-24 फरवरी की बातें कर रहा हूँ मैं। 23-24 फरवरी को ही वो अहमदाबाद में थे, कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं है। और अकेले नहीं आए थे, पूरा जखीरा लेके आए भाई, पूरा जंबो जेट भर के लेके आए हैं।
अपनी जवान बीवी को भी लेके आए हैं साथ में, और खाली अकेले आए नहीं है, लाख लाख लोगों के शो किए गए उनको प्रभावित करने के लिए। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है, और उसके भी बावजूद कई लोग आए हैं। अभय बंग जैसे WHO के सलाहकार डॉक्टर की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त है, 50 साल पुरानी हमारी दोस्ती, मेरी मिसेस के क्लासमेट है। अभय बंग ने खुद कहा है कि लाख या 1.25 लाख लोग जो विदेश से इस दरमियान आए हैं, उतने भी लोगों को अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग कर लिया होता उन्हीं एयरपोर्टों में, तो आज भारत के नसीब में ये दिन नहीं आया होता। ये अभय बंग जैसा मेडिकल फील्ड में 50 साल से काम करने वाला WHO का एडवाइज़र डॉक्टर, जो हमारे 100-200 किलोमीटर के दायरे में गढ़चिरौली में काम कर रहे, सर्च नाम की उनकी संस्था है, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ। वो WHO के सलाहकार है, वो खाली डॉक्टर नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वो भारत के चंद लोगों में से एक आदमी जो उनको एडवाइस करता है। वो आदमी कह रहा है, जिसको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया है, वो आदमी कह रहा है कि लाख से 1.25 लाख लोगों का जो विदेशों से आना हुआ इस दरमियान, उनकी अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग की गई होती तो आज ये संकट का सामना हम नहीं कर रहे होते। अब थोड़ा सा हम मीडिया की ओर रुख करते हैं कि जी। इतना बड़ा संकट है देश पर, लेकिन मीडिया का जो रुख है वो थोड़ा भी बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हम महाराष्ट्र की जो घटना के जिक्र कर रहे थे, बांद्रा की, बांद्रा को जिस तरह से मीडिया ने, रजत शर्मा ने पेश किया, उसके बाद वो जिनके वजह से वो कुलकर्णी जो है ABP माझा के, जिनकी वजह से वह भीड़ आई है, उनको अरेस्ट किया गया, उसमें भी उनको बाहर निकाला गया, फिर उन्होंने फिर कहा कि मैं जो बोला मैं सच बोला हूँ। अब हम पालघर को लेकर देखते हैं कि मीडिया जिस तरह से, हम जो निज़ामुद्दीन की घटना है उनको लेकर, ये पूरा मीडिया जो है इस तरह से जो कर रहा है। और कल की बात अर्णव गोस्वामी की, अर्णव जो रिपब्लिक टीवी के एंकर है, मालक है, जो भी है, वो इस तरह से सोनिया गांधी के बारे में बात करते हैं, उसको धार्मिकता का रंग, ये मीडिया का जो रुख है, वो जो चौथा आधार स्तंभ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गत 6 साल से, सवाल खाली अभी आजकल का नहीं है, 6 साल से मीडिया का ये जो समर्पण चल रहा है संघ परिवार के प्रति या नरेंद्र मोदी के प्रति, ये एक बहुत संगीन मामला है। हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके राष्ट्रपति से लेके सबको हमने ओपन लेटर लिखे हैं इनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर, इसलिए ये बहुत संगीन बात है। कुलकर्णी वाली जो बात है, इसको लेके महाराष्ट्र के कुछ सीनियर संपादक लोगों ने उसका समर्थन किया है। ये बहुत दुखद बात है, और ये लोग कोई संघ परिवार के लोग नहीं है, इनमें से कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। किसी सीनियर पत्रकार ने जब ओपनली पूछा कि ये लोगों ने जो कुलकर्णी का समर्थन किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मैंने कहा इनका भी मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि कुलकर्णी ने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है बांद्रा की घटना को लेके, क्योंकि सही है, बांद्रा का इलाका मैं बहुत 50 साल से अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 1970-69 से मेरा आना जाना है बम्बई में, और बांद्रा की वो जो मस्जिद है और बांद्रा जो स्टेशन है, अब ऐसे कई मंदिर, कई मस्जिदें, कई चर्चेस स्टेशनों के, बस स्टॉप के कई जगहों पे उनके है, हज़ारों सैकड़ों सालों से, उसमें वो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को तुरंत वो कलर देकर जो फैलाया गया, कुलकर्णी ने उस बात को आगे बढ़ाया, वो ZTV से बिलोंग करता है, और रजत शर्मा तो दिल्ली में बैठ के, कुलकर्णी तो कम से कम बम्बई में तो भी था, रजत शर्मा ने दिल्ली से ट्वीट करके रख दिया। रूबिका अलग से बात कर रही है। ये बहुत संगीन मामला है, और ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि कोरोना की आड़ में पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स बदस्तूर जारी है। मैं बार बार इसके प्रति आगाह कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक तरफ कोरोना के आपातकाल के नाम पे कुछ डायरेक्टिव्स आपने इशू किए हैं, आपने लोगों को घरों में बंद करके रखा हुआ है, आपने आवागमन पर प्रतिबंध किया, आपने अखबार, अभी फिर से दोबारा अखबार बंद हो गए, अभी हमारे घर में फिर से नहीं आ रहे, बीच में 2 दिन के आ गए थे, अभी फिर बंद हो गए। कई तरह की बातों को आपने पाबंदी लगाई, ठीक है, हम उसका आदर कर रहे, हम किसी भी बात का ये नहीं कर रहे कि आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे किया, एक मेडिकल फैटर्निटी के नाते मैं भी कबूल करता हूँ। लेकिन ये जो मीडिया के कुछ पर्टिकुलर लोग, इनके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई करने की बात मेरे कान पे आई नहीं है। और सबसे दुख की बात,
प्रधानमंत्री से लेके हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर से लेके हमारे लॉ मिनिस्टर से लेके हमारे होम मिनिस्टर लेके किसी का भी मुझे इस बारे में कोई ऐसा, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए। बोबड़े साहब नागपुर से बिलोंग करते, मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा आवाज़ इंडिया के बहाने कि उन्होंने खुद सुमोटो नोटिस जारी करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी का 16 तारीख का जो पूरा जो बाइट है, भारत क्या दुनिया के इतिहास में का मुझे ऐसा कोई टीवी चैनल का एंकर का बिहेवियर याद नहीं आता। सोनिया गांधी तो किसी एक ऑल इंडिया पार्टी की अध्यक्षा है, वो तो छोड़ दो, उस गांव की जो सरपंच महिला है जिस गांव का ये इंसिडेंस है, उसके भी बारे में अगर अर्नब गोस्वामी ऐसा बोलता है तो मैं गलत मानूंगा। सवाल वो सोनिया जी का या किसी XYZ का नहीं, सवाल महिलाओं के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है उसका भी है। हम महिलाओं के प्रति कैसा सम्मान करते उसका भी है। वो जिस ढंग से चिल्ला रहा था, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक एंकर है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एंकर है, ये क्या आप लोगों के प्रशिक्षण में आता है? कौन सा ट्रेनिंग आपने और उसने भी लिया है कि जिस ढंग से वो चिल्ला चिल्ला के इस ढंग से बात करता है? और आज तो उसको और ज़्यादा जुनून सवार हो गया। आज सवेरे आपके पास आने के पहले मैं फिर देख रहा था, आज तो वो बार बार खुद ही डिमांड कर रहा है कि हाँ सोनिया गांधी करो, मेरे ऊपर कार्रवाई करो, करो अरेस्ट करो, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ। ये जो एबनॉर्मल एक बिहेवियर, ये जो डर लगे तो गाना गा वाली बात जो बोली जाती ना, उस ढंग से मुझे उसका पूरा बिहेवियर लग रहा था। इतनी उसको बहादुरी है तो वो खुद जाके किसी पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाए, क्योंकि जो कार्रवाई उसने की है, जो जिस ढंग का बिहेवियर उसने किया और अभी लगातार करते जा रहा है, वो कम होने की जगह में उसमें इजाफा हो गया है। मैंने कल ही डिमांड की है, मैंने ये जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी या बॉडी होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसको भी मैंने डिमांड की और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी डिमांड की कि ये जो गैर जिम्मेदाराना, और ऊपर से कोरोना के नाम पर प्रधानमंत्री बार बार प्रिकॉशनरी मेजर्स, बार बार सावधानी बरतने, अफवाहें फैलाने देश में। और मैं आवाज़ इंडिया के बहाने अर्नब गोस्वामी के ऊपर भारतीय संविधान के 153(a)(b) के तहत कार्रवाई करने की मांग करता हूं, क्योंकि ये सीधा सीधा दंगा फैलाने की कोशिश अर्नब गोस्वामी अपने हाथ में एक अखिल भारतीय स्तर का मीडियम के नाते वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को उकसा रहा है। पालघर की आड़ में अर्नब गोस्वामी भारत में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मैं आवाज़ इंडिया के बहाने बोलने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ। और उसके ऊपर भारत के हर जगह जहाँ भी लोगों ने उसको देखा होगा वो ज़रूर कार्रवाई करे। लेकिन अभी उसने उस दिन का जो 16 तारीख का जो पूरा उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो टोटल एक दंगाई, एक दंगा फैलाने वाला एक खुरापती आदमी की बॉडी लैंग्वेज है। और इसलिए मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से अर्नब गोस्वामी के ऊपर 153 ये मैं वकील मित्रों से बात करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं रात को 12-1 बजे तक कल सोया नहीं हूँ। मैंने वकीलों से बात की, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात की, हाई कोर्ट के वकीलों से बात की, सीनियर मोस्ट वकीलों से बात की, और उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि डायरेक्ट सू मोटो नोटिस कोई भी कोर्ट इशू कर सकता है, कोई भी पुलिस स्टेशन भी कार्रवाई कर सकता है, और कोई भी भारत का नागरिक अगर उसने देखा है उस बाइट को तो वो जाके सीधा अर्नब गोस्वामी के ऊपर FIR दर्ज कर सकता है। और जहाँ तक मैंने आज सवेरे से सुना है, सैकड़ों जगहों पे ऐसे FIR, ऐसी कार्रवाई हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना के संकट में भारत इतना भयभीत है और उसमें कोई एक एंकर, वो भी अपने आप को खुद को नेशनल टीवी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अगर वो सचमुच नेशनल टीवी है तो वो पूरे नेशन को दंगे के आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी, इसलिए मैं अमित शाह, भारत के राष्ट्रपति रवि शंकर प्रसाद, कानून मंत्री, ये सबके ऊपर, दूरसंचार मंत्री, ये सबके सामने मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई की जाए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इन्होंने अर्नब गोस्वामी का लाइसेंस या उसकी जो भी ये डिग्री होती है या ये करने का जो परमिशन होती है वो कार्ड कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि वो संगीन काम कर रहा है। अर्नब गोस्वामी की ये पहली घटना नहीं है। अर्नब गोस्वामी के ऐसे कई कैप्शंस आप
खुद बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिस ढंग से वो पैनल डिस्कशन में भाग लेता है, वो एक एंकर नहीं लगता है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का। और पॉलिटिकल पार्टी की भी लोग इतने जोश में नहीं बोलते जितना जोश में वो बोलते रहता है। और जिस ढंग से लोगों को चिल्ला चिल्ला के चुप कराता है, ये करता है, ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी है। अर्णव गोस्वामी ये धब्बा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में का। आप सब लोगों के इसमें का, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रणय रॉय है, विनोद दुआ है, बिल्कुल, पुण्य प्रसून वाजपेयी इसी नागपुर से गया है, रवीश राय है, रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, आप लोग हैं, बरखा दत्त है, बहुत लोग हैं अपने अपने जगह पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक कलंक है। और अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता को आगे कितना चलने देना चाहिए, अगर वो अपने आप को सुधारने के लिए नहीं तैयार है, तो अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता की जो भी इजाज़त है, जो कुछ उसको दी गई है छूट, और ये रिपब्लिक टीवी के भी ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नाम रिपब्लिक और इतना पब्लिक विरोधी। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने पार्टी को नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया था। अमेरिका में भी आज एक पार्टी का नाम रिपब्लिक पार्टी है। ये रिपब्लिक नाम देकर पूरी पब्लिक का खुलेआम इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मैं डिमांड करूँगा। और ये भारत के कोने कोने में ये बात पहुँचनी चाहिए। और हज़ारों क्या लाखों जगह में देश भर में जिन जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी का ये तमाशा देखा होगा, उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं हूँ, उल्टा आपातकाल में कांग्रेस पार्टी के कारण मैं जेल में रहा हूँ। तो इस कारण कांग्रेस का क्रिटिसिज्म मैंने कितने बार किया है ये आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन एक अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्षा के साथ इस ढंग का व्यवहार होना ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी अपने लेवल से अपने अपने फोरम में क्या करती है वो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं इंडियन सिविल सोसाइटी को, हमारे जैसे एक्टिविस्ट को, जितने भी सिविल अपने राइट्स को काम करने वाले देश भर के लोग हैं, सबको मैं इस बहाने गुजारिश करना चाहूँगा कि अर्णव गोस्वामी जैसे मीडिया में के लोगों के, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी हमारा संविधान मेरे ख्याल से शायद है, संविधान को लॉक नहीं किया है। हमारा संविधान है। और इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि मीडिया का जो रवैया हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के चलते, उसके पहले भी, जब मीडिया ने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जब मीडिया ने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, मीडिया ने किसी एक धर्म का मंडन नहीं करना चाहिए या किसी एक नेता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। मीडिया ने केवल केंद्र सरकार को ही ये करके स्टेट गवर्नमेंट को नीचा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे संक्रमण काल में मीडिया इस तरह का काम कर रही है और ये मैं मानता हूँ कि मीडिया के लिए ये इतिहास के पन्नों में कुछ काले दिनों के नाम पर बिल्कुल लिखा जाएगा। जिस तरह से अर्णव अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से रजत शर्मा अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये देश को किसी दंगे में या किसी और तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। हम आपसे विनती करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करिए। और ये जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको बरगलाने की बात हो रही है, आप में झगड़े लगाने की बात हो रही है, देश की एकात्मता को, धर्मनिरपेक्षता को जो भंग करने की बात हो रही है, इससे सावधान रहे, घर में रहे, सेफ रहे। डॉक्टर साहब, आप वक्त निकाल के स्पेशल हमारे कहने पर घर से बाहर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के बारे में मैं भी अपील करना चाहूँगा कि बहुत भयंकर बीमारी है, सभी लोगों ने ज़रूर सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें भी आपने मुझे अभिव्यक्ति करने का जो एक मौका दिया है, उसके लिए मैं भी हृदय से धन्यवाद दूंगा।